बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर उन लोगों को बख्श दें जो अभी तक दुनिया से जा चुके हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी इंशाअल्लाह। जो जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जी, वो है जी क्लास 7th की साइंस। तो यहाँ पे मैंने एक बात की हुई है जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइंस को डिवाइड किया मैंने एक हिस्से के अंदर जो साइंस की ब्रांच है। जैसे सभी बच्चों को पता है जी, आपके पास दुनिया के अंदर हर चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रांचेस में डिवाइड होती गई। पहले जैसे इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं, तो इंसान कैसे थे। जब हमारे पास इंसान थे, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, तो उनसे आहिस्ता 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 हाबिल काबिल से फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे दुनिया कन्वर्ट होती गई। और आज हमारे पास ये सारी दुनिया इसी की ब्रांचेज़ का नतीजा है जी, ठीक है। तो यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हम कन्वर्ट होके यहाँ तक पहुँचे, यानी कि हज़ारों साल पहले सिर्फ एक ही बंदा था यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह साइंस भी बहुत ज़्यादा देर से पहले है। तो अगर आपने मेरा साइंस के ऊपर लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो वो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपने लिंक लेके वहाँ साइंस को आप स्टडी कर सकती हैं। खैर डायरेक्ट आ रहे हैं जी। यहाँ पे मैंने किया हुआ है साइंस को, मैंने पार्ट ऑफ बायोलॉजी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पार्ट ऑफ बायोलॉजी किया हुआ है इसको, ठीक है, साइंस को, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है आपके पास, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे आपने बात याद रखनी है जी, जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है ये आपके पास 8 क्लास के अंदर भी एज इट ऐसे का ऐसे ही आएगा, ठीक है, इसी नाम के साथ आएगा। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि ह्यूमन ऑर्गन हमारे जिस्म के, ह्यूमन यानी कि इंसान, ऑर्गन सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे अच्छे तरीके से साथ बात करते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है जी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने डिवाइड किया हुआ है 5 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के मेरे लेक्चर को 5 आज मैं इंशाल्लाह पहला पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 1 के नाम से ऊपर दिया हुआ है, वहाँ पे हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। चले जी लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स ड्रॉ किए हुए हैं जी। आपके पास है एक डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक है जी आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा कॉलम के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, आपके पास यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट के पहले अंदर जाना है। तो कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक तो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक रिस्पिरेटरी सिस्टम है। दूसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ नर्वस सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एट द एंड आपके पास एक है जी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फर्दर इसके ऊपर मज़ीद एक एक करके बात कर लेते हैं। आपने रिस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि आप, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह आप इस 7th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के लास्ट पे ऊपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे तरीके के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने 10th क्लास के अंदर भी रिस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे तरीके के साथ स्टडी करना है, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम ये होता है आपके पास कि आप सांस लेने का जितना भी प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपके पास ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया के साथ साथ आपके पास लंग्स आते हैं, ठीक है, तो नाक आता है, ये सारे के सारा आपके पास क्या है जी, आपके पास रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम का आपकी बुक के अंदर 7th क्लास की ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, मगर मैं बता देता हूँ। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम ये होता है आपके जिस्म के एक हिस्से से एक इन्फॉर्मेशन को उठाना है और दूसरे हिस्से की तक उसे पहुँचा देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास ये होता है जी, आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है। यानी कि आप जब भी बैठे हुए हैं, तो आप खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके जिस्म की वेन्स के अंदर
आपका खून रन कर रहा है, दैट्स इट्स कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और एट द एंड मैंने एक और किया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ना है, खुराक को निज़ाम, ठीक है। तो जितना भी यानी कि खुराक को हज़म करने का प्रोसेस है और सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी, रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम क्या है, और एड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ, आपके जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, आपके जिस्म के अंदर ये ऑर्गन्स हैं, ये एट अ टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी जिस्म के अंदर इस तरीके के साथ ये मशीनरी काम की कि आप खुद भी इसे इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एट अ टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मतलब बिल्ट हो सकते होते हैं, यानी कि आप अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त आप सांस भी ले रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं, आप खून भी गर्दिश कर रहे हैं, यानी कि एट अ टाइम आपके ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के अंदर सारे के सारे सिस्टम, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। दूसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है जी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने दी हुई है जी, एक माउथ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे एक माउथ है, ये मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि मैंने हाईलाइट किया हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके मैंने पार्ट लिखे हुए हैं कि जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है माउथ, ठीक है, मुंह, इसके ऊपर बात करते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस के ऊपर भी बात करते हैं, क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद आता है जी स्टोमिक, स्टोमिक क्या है, हमारे पास मैदा है, ठीक है, मैदा क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कैसे काम करती है, किस तरीके के साथ काम करती है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और एड एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो कि आपकी बुक के मुताबिक लार्ज इंटेस्टाइन आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ और उसके बाद आपकी बुक के ऊपर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब उर्दू में, मैं उर्दू भी इसके साथ साथ बताते जाता हूँ। माउथ यानी कि मुंह को कहते हैं, एसोफेगस यानी कि आपके पास एसोफेगस इंग्लिश का वर्ड है और इसे एसोफेगस ही कहते हैं, और वैसे आपने समझना है कि खुराक की नाली को एसोफेगस कहते हैं, ठीक है, समझने के लिए। उसके बाद आपके पास स्टोमिक है, स्टोमिक यानी कि मैदा, इसके बारे में आप अभी हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आगे मैंने दो और पार्ट दिए हुए हैं, एक है हमारे पास रेक्टम और एक है एनस, ठीक है। तो ये रेक्टम और एनस क्या होते हैं, किस तरीके के साथ काम करते हैं, इंशाल्लाह ये भी बात करेंगे। मगर आपकी बुक के ऊपर ये नहीं दिए हुए, जो आपकी बुक के ऊपर पार्ट नहीं दिए हुए वो है रेक्टम और एनस, ठीक है। मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ जी, ऊपर आ रहे हैं। माउथ है आपके पास, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में हम बात कर रहे हैं माउथ की, एसोफेगस की, स्टोमिक की, और एज वेल एज स्मॉल इंटेस्टाइन की, एज वेल एज आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टिम है, और उसके साथ साथ एनिस है, ठीक है। अब इन सब को आप कॉमनली जो एक नाम देते हो उसे आप कहते हो एलिमेंट्री केनाल। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर देता हूँ जी, ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ एलिमेंट्री केनाल, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया एलिमेंट्री केनाल। इन सब को आप जो कॉमन नाम देते हो, एसोफेगस, माउथ, स्टोमिक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सब को मिलाकर एक जो प्रोसेस बनता है, एक जो नाम निकलता है, उसे आप कहते हो जी एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री केनाल यहाँ पे मैंने नीचे इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे all this step make a way that's called elementary canal, ठीक है। ये सारे स्टेप यानी कि माउथ, एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये तमाम के तमाम स्टेप एक वे बनाते हैं जिसे आप क्या कहते हो जी एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं दोबारा सारा बता देता हूँ, हमने क्लास 7 की साइंस को लिया है, ठीक है। उसके हमने एक साइंस को लिया है, उसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा है। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं जी, डाइजेस्टिव सिस्टम,
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, हाईलाइट कर देता हूँ आपके पास जी, ये जी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि खुराक को हज़म करने का तरीका जो है, उसके अंदर हमने सबसे पहले ये बात करनी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ये क्यों ज़िंदगी के अंदर इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास, इसके तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है जी इम्पोर्टेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे आपके पास मैंने किया हुआ है जी, सॉरी, इम्पोर्टेंस है आपके पास। तो आपने बात याद रखनी है कि आपके पास जितनी भी ज़िंदगी के अंदर होती हैं, हरकत होती हैं, उन सब के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब वो एनर्जी यानी कि एनर्जी की क्यों हमें ज़रूरत होती है, हमें ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है, हमें मूव करने के लिए ज़रूरत होती है, यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर हरकत करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, अब वो जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कैसे हमें मिलती है, हम ये बात करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी किस तरीके के साथ हमें मिलती है, वो बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे जो एनर्जी के, जो हमारी एनर्जी होती है, ये हम कहाँ कौन कौन यूज़ करते हैं, हमारे सेल्स, यानी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी हमारी जो ज़िंदगी है, ये आपको पता है जी, हमारी ज़िंदगी जो बेस करती है वो सेल के ऊपर बेस करती है। यानी कि जो सेल है, हमारे जिस्म का सबसे छोटा ज़र्रा, हमारे जिस्म का जो ज़्यादा आगे तकसीम ना हो, उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो अक्सर ये कह दिया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है जो सेल है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आपने बात याद रखनी है, जो सेल है वो लिविंग है। ठीक है, तो सेल हमारे पास क्या है, लिविंग है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सेल जो है, सेल एनर्जी यूज़ करते हैं। अब जो एनर्जी जो सेल यूज़ करते हैं, वो हमारे पास सेल, अब आपके पास हेयर के सेल्स हैं, नाखून हैं, यानी कि उसके बाद आपके पास आपके हाथ के सेल्स हैं, आपके बालों के मैंने बात की है, उसके साथ आपके पाँव के, इसी तरह आपके पास बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं ना। तो जो सेल्स होते हैं ये एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो एनर्जी हमारे पास भी तो किसी तरीके से आनी चाहिए ना। तो वो मैंने यहाँ पे नीचे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये मेरे पास में हाईलाइट कर देता हूँ, विच सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है। ठीक है, अब एनर्जी को जो सेल यूज़ करनी है एनर्जी, उसके लिए भी हमारे पास एनर्जी कहाँ से आनी तो चाहिए ना। अब वो एनर्जी मैंने यहाँ पे एरो लगा के आगे बताया हुआ है जी, वो हमारे पास क्या है, वो एनर्जी हमारे पास फूड से आती है। अब मुझे बात ये बताओ, कभी हमारे हाथों ने कभी फूड खाई, नहीं खाई। अगर ये है, अगर आपके पाँव हैं तो पाँव आपके कभी कभी फूड नहीं खाते। ठीक है, अब फूड यानी कि जो फूड है, यानी कि खुराक है, उसे हम खाते हैं किसके ज़रिए, माउथ के ज़रिए। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, नीचे दूसरा पॉइंट, थर्ड नंबर पे मैंने पॉइंट शो किया हुआ है, जो सेल्स होते हैं कैन नॉट यूज़ दिस फूड डायरेक्टली। ठीक है, अब जो सेल है वो मैंने पहले बात कर दी। अब हमारे हाथ नहीं खाते, हमारे पाँव नहीं खाते, यानी कि हमारे मुंह खाता है, मुंह के अंदर से हमारी एनर्जी जाती है। इस तरह से वो बात कर रहे हैं, सेल्स हैं जो हमारे पास, वो इस एनर्जी को डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, सो द सेल यूज़ द फूड बाय द वे ऑफ डाइजेशन। अब ये सारी की सारे सेल्स, ये जो फूड है, यानी कि फूड, यानी कि दूसरा नाम इसे यूँ दे लें, जो एनर्जी है, ये मेरे पास जो मैंने पहले हाईलाइट की हुई है। ठीक है, ये जो एनर्जी है, इसको जो हमारे फूड, मतलब फूड जो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और एनर्जी जो हमारे पास सेल्स के पास जाती है, उसको हम ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, इसे हम हाईलाइट मैंने किया जी, जो सो द सेल यूज़ द फूड बाय वे ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ये हमें क्या देता है जी, हमें एनर्जी देता है, किससे, फूड से। ठीक है, अब बात याद रखनी है, आपके लेवल की बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। जो आपके पास फूड होती है, ये हमारे पास ग्लूकोज के अंदर सेव की जाती है, और ग्लूकोज उसके बाद एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने जो बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो इम्पोर्टेंस है उसकी मैं बात की है। इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे जितने भी सेल्स हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एनर्जी होता है द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, यानी कि एनर्जी होती है वर्क करने की सलाहियत को आप एनर्जी कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वैसे भी मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है, टू मूव, ग्रो, स्टे अलाइव, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए, हरकत करने के
के लिए, बढ़ोतरी के लिए ये हमारे पास एनर्जी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस वजह से नीचे मैंने बताया है जो सेल है वो यूज़ करती है एनर्जी को। ठीक है, और उसके साथ मैं बात की है कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फूड है। तो फूड को हम सेल्स जो होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। डैट्स वाई हम इसे यूज़ करने के लिए डाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नीचे मैंने एक बात की है डाइजेशन की, तो बात याद रखनी है। अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन आपके पास होता है द प्रोसेस, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड द डाइजेशन। मैंने हाईलाइट कर दिया जी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म कॉल्ड द डाइजेशन। ठीक है, अब एक और मैंने डेफिनेशन खुद से क्रिएट की थी ताकि बच्चों को मज़ीद समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो दी हुई है, डाइजेशन इज़ द, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ जी, आपके पास जो है इसे मैं रिमूव कर दूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये कर लेते हैं जी, एक मिनट बस, खैर ये मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास क्या है जी, मैंने एक और डेफिनेशन ली हुई है जी, डाइजेशन इज़ द प्रोसेस विच मेक द फूड यूजेबल फॉर सेल। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, विच, मैं दोबारा पढ़ता हूँ जी, डाइजेशन इज़ द प्रोसेस विच मेक्स द फूड यूजेबल फॉर द सेल्स, सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द डाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास जितनी भी डाइजेशन है, यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई हैं। द प्रोसेस पहले वाली पढ़ने लगा हूँ, यानी कि आपके पास जो फूड है उसे आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, उसे आप डाइजेशन कहते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर लो कि आपके पास डाइजेशन इज़ द प्रोसेस विच मेक द फूड, जो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम क्या करते हैं, फूड को यूजेबल बनाते हैं। किसके लिए? सेल्स के लिए। आप उसे कहते हो डाइजेशन। अब सिंपल सी बात आपने याद ये रखनी है, डाइजेशन और, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन के अंदर आपने बात जो याद रखनी है, कॉमन डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है। आपके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक नाम है, यानी कि नाउन है। ठीक है, और जो आपके पास है डाइजेशन, वो आपके पास क्या है जी, एक वर्ब है। उम्मीद करता हूँ कि वर्ब और नाउन के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके के साथ समझते होंगे। अगर नहीं समझते मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नाउन होता है वो आपके पास कोई भी नाम, इसम वगैरह होता है। ठीक है, और जो आपके पास डाइजेशन यानी कि वर्ब होता है वो कोई भी फेल यानी कि काम होता है। तो ये जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है एक नाम है, एक इसम है। ठीक है, और डाइजेशन जो आपके पास है वो एक वर्ब है, वो एक काम है, एक प्रोसेस है। इसकी सारे की मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर एक ली हुई है जी आपके लिए। ये मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों के लिए लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पहले नंबर पे उसने यहाँ पे माउथ को प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास माउथ को प्रेजेंट किया हुआ है। मैं सॉरी टू से, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये मेरे पास ठीक है, यहाँ पे आप, मैंने सबसे पहले यहाँ पे माउथ लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास माउथ है, दोनों तरफ यहाँ पे एक फीमेल है और एक मेल है। तो आपने ये देखना है कि आपके पास मेल और फीमेल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेम होता है। दैट्स वाई मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है माउथ है सबसे पहले, जो मैंने पहले बताया है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको ट्यूब नज़र आ रही है जो माउथ से नीचे स्टोमिक की तरफ जा रही है, उसे आप एसोफेगस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक और आ रहा है जी नीचे, जहाँ पे जो स्टोमिक है उसे आप क्या कहते हो, मेरे को आपको पास यहाँ पे दिया हुआ है। और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 के अंदर आपको माउथ के ऊपर, एसोफेगस के ऊपर, ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर हम इसके ऊपर अच्छे तरीके के साथ बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्मों को अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर किसी को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो जी, वो अब मेरे साथ कमेंट करे, मैं उसे इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत की तमाम जहानों की कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़ जी।